नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात राजनीति में रणनीति की। देश के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार 6 दशक से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। लोकतंत्र से जुड़े तमाम अहम सवालों पर उनकी राय साफ ही रही है। उनसे हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगुलिया ने कई मुद्दों पर बात की है। वो पक्ष और विपक्ष दोनों की सीमाएं बताते हैं। वो बीते दिनों संसद ना चलने के लिए सबको जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि पहले भी गतिरोध आते रहे, लेकिन उनको मिलकर सुलझाया जाता था। संसद चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा फोरम है। यहां संसद नहीं रुकना चाहिए। पार्लियामेंट का ऐसा डिसरप्शन करके ये सोचना कि आपने कोई पॉइंट स्कोर कर लिया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, मगर ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इससे पहले भी ये हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मैं खुद इनके सरकार में था, और तब 2G इशू पर कई दिन पूरा सेशन वार्षद हुआ था। और वो सेशन वार्षद जब हुआ तो मेरे जिम्मेदार लोग पार्लियामेंट में थे, मगर ये होने के बाद हम लोग बाद में बैठे थे और ये बात हमने की कि बाकी कुछ भी हो, मतभिन्नता हो सकती है, एलिगेशन हो सकते हैं, मगर ये जो फोरम है, ये फोरम लोगों की समस्या रखने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है। वो फोरम ही काम नहीं करेगा और ऐसी स्थिति हम जो लोगों के प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट्री है, हम इस पर शामिल होगा तो ठीक नहीं है। और तब हमने बात हुई थी, की थी, अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ हुआ नहीं, मगर अभी पिछले महीने में हम लोगों ने पार्लियामेंट के दोनों हाउस में देखा तो सदन का कामकाज चलने नहीं देगा, इस लाइन पर हंगामा हुआ। बात हो सकती है अलग अलग, किसी से हो सकती है, सरकार की नीति के बारे में सख्ती से बोलने का अधिकार है, मगर डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन एंड डायलॉग ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है। डिस्कशन और डायलॉग आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये सिस्टम संकट में जाएगी, खतरे में जाएगी। और देश की बात में बात अब स्वास्थ्य की। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, लेकिन देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ सुबह बैठक की। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और ऐसा 6 महीने बाद हुआ है। रोजाना जो संक्रमण दर है बढ़कर 3.39% है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कल 26% थी, तो आज वो करीब 17% बताई गई है। दिल्ली में कितनी है तैयारी, आइए बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भारद्वाज, समय निकालने के लिए। पहला सवाल यही है कि आप लोगों की आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत हुई है, क्या आंकलन हुआ है उसमें कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर? निधि जी, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की करीब 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री उसके अंदर उपलब्ध थे, और जहां स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे वहां हेल्थ डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। मोटे तौर पे 2-3 बातें हैं जो अंडरलाइन की गई। पहला तो ये जो हम भी कह रहे हैं कि जो ये वेरिएंट है वो XBB 1.16 है और ये इसकी सिवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की, चिंता करने की, पैनिक की जरूरत नहीं है। बाकी जगह तो जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ी बहुत होती होगी, बट दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, हम सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते हैं। हमारे यहाँ 2 लैब्स हैं, एक ILBS में है, एक हमारे LNJP हॉस्पिटल में है, और हमारे आंकड़ों के हिसाब से करीब 62% जो जीनोम वेरिएंट आता है वो XBB 1.16 है, और बाकी भी जो है वो इसी के सब वेरिएंट्स हैं, तो सिवियरिटी इसकी जो है लो है। दूसरी बात ये है कि दिल्ली के अंदर एक और चीज है कि हम सीवेज का सर्विलेंस
लगभग रोज कराते हैं और कई महीनों से करा रहे हैं। तो हमको करीब ही 1 महीने पहले इसके संकेत मिल गए थे दिल्ली में कि क्योंकि लोगों के अंदर कोरोना आना बाद में पता चलता है, बट सीवेज के अंदर जो हम सैंपल उठाते हैं उसके अंदर, उस सर्विलेंस के अंदर पहले हमें जो है संकेत मिल जाते हैं। तो हमें संकेत मिल रहे थे कि कोरोना जो है वो अब दोबारा से जो है बढ़ेगा। और जैसा कि आज मीटिंग में भी डिस्कस हुआ कि कुछ राज्य हैं जहां पे ये शुरुआत में बढ़ा था, वो 6 राज्य थे जिसके लिए सेंटर ने उनको एडवाइजरी भी जारी की थी। वो थे केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। ये 6 राज्य थे जहां पे बढ़ रहा था। और दिल्ली में भी अब जो है बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि महाराष्ट्र के करीब 2 हफ्ते बाद जो है दिल्ली में जो है ट्रेंड बढ़ने का शुरू होता है। और ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है इस वायरस की, सीवियरिटी लो है, मगर फिर भी जो है सभी राज्यों के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे उन्होंने बताया कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, जो उम्र दराज लोग हैं और जिनको लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, उन लोगों को सावधानी की जरूरत है कि वो लोग जो है मास्क पहने, भीड़ भाड़ की जगह को अवॉइड करें और जो है इम्यूनिटी का ध्यान रखें। ऐसी जगह जहां पे वो संक्रमण पकड़ सकते हैं ऐसी जगह को अवॉइड करें। ये मोटे तौर पे था। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से ये भी कहा कि उनके पास जो है वैक्सीन जो है वो केंद्र की तरफ से जो उपलब्ध कराई जाती थी वो नहीं है। और बहुत सारे राज्यों ने बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कही। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। तो देखना है कि केंद्र सरकार वो उपलब्ध करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। मगर ये भी एक बड़ी चीज डिस्कशन में आई कि क्योंकि अब कोरोना को लेके कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों के मन में जो है डर नहीं है, तो इसका सीधा असर जो है वैक्सीनेशन पे भी है कि अब जो वैक्सीनेशन की जो बूस्टर डोज है उसको लगवाने के लिए लोगों के अंदर कोई खास जो है उसका जो है मोटिवेशन या इंटरेस्ट जो है नहीं नजर आता। ये लगभग सभी राज्य जो है इस बात को कह रहे थे। जी जी सौरभ, मेरा अगला सवाल ये था कि दिल्ली में कल जो पॉजिटिविटी रेट थी 26% थी और आज करीब 17% पर आ गई है। तो दिल्ली के लिए क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए निधि जी, जैसे केंद्र सरकार ने ये अब एक एडवाइजरी दी, डायरेक्शंस दी हैं बेसिकली कि 10 और 11 अप्रैल को जो है एक मॉक ड्रिल कोविड की हॉस्पिटल्स के अंदर की जाए। तो हम 10 और 11 को करेंगे, मगर हम इस एडवाइजरी से पहले ही एज अ प्रिकॉशन दिल्ली गवर्नमेंट के जो हमारे 38 अस्पताल हैं उसके अंदर हम 26 मार्च को ये मॉक ड्रिल कर चुके हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन की प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कोविड बेड्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, HR मैनेजमेंट जो है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट जो है वो क्या है। तो ये सारी चीजों को हमने ऑलरेडी एक बार मॉक ड्रिल के अंदर आकलन किया। फिर हमने ये देखा कि जहां जहां पे भी हमारे LMO है, मतलब लिक्विफाइड मेडिकल ऑक्सीजन का भंडारण है, वो ठीक है नहीं है। जहां पे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ऑक्सीजन, वो प्लांट सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, और इस वक्त ऑक्सीजन की क्या अवेलेबिलिटी है और उसके अंदर कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं LNJP हॉस्पिटल कुछ दिनों पहले गया तो मैंने वहां देखा कि वहां पे करीब हम जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमारे पास है, उसके अंदर मात्र 10% ही जो है हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हॉस्पिटल बेड्स, जैसे कोविड हॉस्पिटल की जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, वेंटिलेटर वाले बेड्स हैं, इन सब के अंदर ही हमने देखा कि लगभग जो है 1 से 1.5% की ही जो है यूसेज है। अभी करीब 98.5 से 99% बेड्स जो हैं इन सभी कैटेगरीज के अंदर हमारे पास उपलब्ध हैं, खाली हैं। अब सौरभ, मेरा अगला सवाल ये है कि अब ये संक्रमण माइल्ड है, लेकिन मुंबई में देखिए आप ऑक्सीजन की बात करें, दिल्ली में पर्याप्त है, लेकिन 50% पेशेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन पर हैं। तो दिल्ली के लिए क्या एहतियाती कदम, मास्क पर क्या कुछ गाइडलाइंस ला सकते हैं? जब बात रखी अपनी तो मैंने ये भी कहा कि भाई अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर हमने मास्क कंपलसरी नहीं किए हैं। हमने फिलहाल ये एडवाइजरी दी हुई है कि जिनको फ्लू के, इन्फ्लुएंजा के या कोविड की तरीके के सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, बुखार है, वो मास्क जरूर लगाएं।
और मैंने कहा उनको कि अगर आपको लगता है कि हमें कोई मास्क की एडवाइजरी देनी चाहिए तो हम जो है वो करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम ये सोच रहे थे कि अगर हम दिल्ली में ही स्पेसिफिकली मास्क वगैरह करें तो ऐसा ना हो कि दिल्ली में जो है इसका पैनिक ज्यादा बढ़ जाए। तो क्योंकि केंद्र सरकार बड़े लेवल पे इस सिचुएशन को देखती है, समझती है, तो कोई भी इस तरीके की डायरेक्शन आएगी, मैंने उनको कहा कि हम 100% जो है उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। बट अभी फिलहाल जो है मास्क को मैंडेटरी करने की दिशा में जो है कोई हमने जो है फैसला नहीं किया। जो आपने अस्पतालों के विषय में बात की नीति जी, असल में आप एक मरीज की टेंडेंसी को अगर आप समझें तो अगर वो कोरोना की वजह से अस्पताल में एडमिट हो रहा है तो 90% मामलों में उसको सांस फूलने की, ब्रेथलेसनेस की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की जब शिकायत होती है तो वो अस्पताल की तरफ भागता है। तो जाहिर सी बात है, तो उसके अंदर जो है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाता है। तो इससे बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि जो बेड्स, जो मरीज अस्पताल में है उसमें आधे जो है वो ऑक्सीजन पे हैं, क्योंकि वो इसलिए हैं क्योंकि वो आए ही इसलिए कि उनको थोड़ी ब्रेथलेसनेस की शिकायत थी और यही सपोर्ट है जिस कारण वो अस्पताल में हैं। और कई जगह कोमॉर्बिड होते हैं पेशेंट्स, बड़ी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल में एडमिट हुए, किडनी की प्रॉब्लम के लिए एडमिट हुए, संक्रमण उन्होंने कोविड का भी पकड़ लिया, तो इस कारण जो है वो वेंटिलेटर पे भी कई बार जो है उस तरीके के पेशेंट्स को रखना पड़ता है। बिल्कुल सौरभ, अब आखिरी सवाल ये है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली वासियों से क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को और आपके एनडीटीवी के दर्शकों को ये कहूंगा कि क्यूरेटिव हेल्थ मेजर्स से बेहतर और इकोनॉमिकल सरकार के तौर पे भी होता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स लिए जाएं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना खाना जो है आपका जो है न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन आदि की मात्रा होनी चाहिए ताकि इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी रहे। सुबह आप सैर पे जाएं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो है आपकी जिंदगी में जो है आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए। का मौका ना मिले तो आप वॉक कर लें, वॉक का मौका ना मिले कम से कम घर में योग कर लें। तो आप अपनी हेल्थ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कभी जाया नहीं जाएगी, और आप जो कल को अस्पताल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगी उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भारद्वाज। समय निकालने के लिए बहुत अहम है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोरोना के इस माहौल में। बहरहाल आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और मामलों में तेजी लाने वाले जो ओमिक्रॉन के सबलिनेज XBB.1.16 से कोई खतरा तो नहीं है, पर राज्य सरकार और लोगों के स्तर पर सतर्कता जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक में उनके राज्य में कोरोना के हालात का जायजा लिया और सुझाव भी दिए। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रसार बढ़ाने पर बात हुई। हमें सतर्क रहना है और अनावश्यक भय नहीं फैलाना है। बैठक में राज्यों से आग्रह किया गया कि 10 और 11 अप्रैल को अस्पतालों में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर समीक्षा बैठक भी करें और सुनिश्चित करें कि सब ठीक ठाक है। साथ ही इस बैठक में सुझाव के तौर पर कहा गया कि राज्य ILI और सारी के मरीजों को लेकर बन रहे हॉटस्पॉट्स की पहचान करें, टेस्टिंग पर्याप्त संख्या में करें और पॉजिटिव सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें। चिंता इस बात को लेकर जताई गई कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग कम हो रही है, लिहाजा RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाएं। ओमिक्रॉन और इसके सबलिनेज की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। XBB.1.16 जहां फरवरी में 21.06% सैंपल में देखा गया, मार्च में बढ़कर 35.8% सैंपल हो गया। इसकी वजह से अब तक अस्पतालों में न तो दाखिला बढ़ा है और न ही मरने वालों की तादाद। जोर टीकाकरण को बढ़ाने पर भी दिया गया। कोरोना को लेकर अब मामले जो है अचानक बढ़ने शुरू हुए हैं, तो आपसे बीइंग हेल्थ एक्सपर्ट ये समझना चाहते हैं क्या ये किसी लहर की दस्तक है? मुझे नहीं लगता कि जो फिलहाल मामले बढ़ रहे हैं उनको हम एक लहर के रूप में देखें। उसकी बजाय कि किसी भी कोविड-19 की लहर को आने में 2 चीजों को देखना होता है। एक तो मामले बढ़े और साथ में उसकी वजह से होने वाली मॉडरेट टू सीवियर इलनेस भी बढ़े। फिलहाल जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है XBB.1.16,
उसकी वजह से संक्रमण की दर में तो थोड़ा तेजी आई है, लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर इलनेसेस होती है जिसकी वजह से लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो इतना नहीं बढ़ा है। वायरस के लिए आकार, प्रकार और व्यवहार बदलना बहुत आम है, लिहाजा आशंकाओं के बीच की ये तैयारी है। मुस्तैद रहेंगे तो महामारी से मुकाबला करना आसान होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश का इंटरनेट सेफ होना चाहिए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको एक नियम का पालन करना है कि 9 तरह के कंटेंट ना चलाएं। सरकार के खिलाफ कंटेंट के लिए फेक न्यूज़ पर सरकार बनाएगी एक कमेटी। तो आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। आइए सुनते हैं। देखिए, हमने अक्टूबर 2022 में ये मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ यानी कि पेटेंटली फॉल्स न्यूज़ को एक तरह से चुनौती दिया है। हमने अक्टूबर 2022 के रूल्स में एक बहुत क्लैरिटी से कहा है कि प्लेटफॉर्म्स जो भारत में सर्विस या प्रोडक्ट्स देंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उन पर एक तरह से ड्यू डिलिजेंस का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स में 9 तरीके के कंटेंट न कैरी करें। उसमें एक है मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये हमने अक्टूबर 2022 में तय किया था, नोटिफाई भी किया था। आज हमने ये किया है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन सरकार के बारे में अगर कोई सोशल मीडिया पे डालता है, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट हम नोटिफाई करेंगे, बहुत ही कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट फैक्ट चेकिंग यूनिट, जो तय करेगा कि उस गलत इन्फॉर्मेशन को गलत कहना और मिस इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कहना और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन को पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन कहना, ताकि प्लेटफॉर्म्स को उसको रिमूव करने में एक तरह से सहायता मिले। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि देश के इंटरनेट सेफ और ट्रस्टेड हो, और जो बाहर के देश, बाहर के तत्व, बाहर के वेस्टेड इंटरेस्ट हमारे इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हैं और हमारे डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम एक मुंह तोड़ जवाब दे और उसके लिए एक फैक्ट चेकिंग यूनिट नोटिफाई होगा सरकार के इंफॉर्मेशन और डेटा को फैक्ट चेक करने के लिए। जी, तो ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो आप सेटअप करेंगे, ये गवर्नमेंट की ही बॉडी होगी? हाँ जी, जो रेगुलेट करेगी कि गवर्नमेंट के बारे में जो कंटेंट है वो सही है, गलत है, फेक है या रियल है। मैं स्पष्ट कर दूं कि गवर्नमेंट का ही बॉडी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा के बारे में फैक्ट चेक करना बाहर को कोई एंटिटी के लिए इम्पॉसिबल होगा। तो सरकार के पास ही फैक्ट होंगे, सही फैक्ट क्या है, गलत फैक्ट क्या है। तो ये सरकारी फैक्ट चेकिंग यूनिट होगा, लेकिन ये काम करेगा बहुत रिस्पॉन्सिबली, बहुत ट्रांसपेरेंटली और बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ। और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अगर कोई पब्लिश करता है फेक न्यूज़ या पेटेंटली फॉल्स न्यूज़, ये फैक्ट चेकिंग यूनिट पॉइंट आउट करेगा कि ये मैटर फेक है, और तब इंटरमीडियरी यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरह से उनका चॉइस है कि वो मटेरियल निकाले या ना निकाले। अगर वो नहीं निकालते हैं और रखते हैं, वो उनका एक तरह से ऑप्शन है, लेकिन फिर सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट में उनको सेफ हार्बर देता है फ्रॉम एनी लॉ सूट्स, वो निकाला जाएगा। बहरहाल आइए बात करते हैं बढ़ती महंगाई की, उस पर क्या कुछ राहत मिलने वाली है। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने गैस के दाम तय करने की प्रक्रिया में बदलाव के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। कल से इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इसके लागू होने से देश में पीएनजी के दाम 10%, सीएनजी के दाम 6 से 9% कम हो जाएंगे। इसके हिसाब से दिल्ली में सीएनजी के दाम 79 रुपये 56 पैसे से घटकर 73 रुपये 59 पैसे हो सकते हैं, और वही पीएनजी के दाम 53 रुपये 59 पैसे से 47 रुपये 59 पैसे हो सकते हैं। और आगे बात करेंगे देश की बात में चुनावों की। बीजेपी की कर्नाटक की लिस्ट तो अब तक नहीं आई है, 9 अप्रैल तक आने की उम्मीद है। क्या रणनीति है आप बताएंगे आप।
तो बात अब चुनावी रणनीतियों से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन किरण रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया और किरण रेड्डी 4 बार के विधायक, स्पीकर और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। I never imagined that I'll have to leave the party. State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, "My king is very intelligent. He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice." तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को कल करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया। कल देर रात उन्हें 20,000 के 2 मुचलके पर जमानत मिली थी। कोर्ट ने संजय कुमार को ये भी ताकीद की कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में अपना पूरा सहयोग देंगे। कोर्ट ने संजय कुमार को बिना इजाज़त विदेश जाने के लिए भी मना किया है। एसएससी परीक्षा पेपर लीक केस में संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। संजय की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल भी हुआ था। अपनी रिहाई के बाद बंदी संजय कुमार ने करीमनगर में एक रैली की। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बीआरएस और केसीआर सरकार की पोल खोलने की वजह से निशाना बनाया गया। संजय कुमार ने कहा है कि वो केसीआर परिवार के हटने के लिए काम उनको करते रहेंगे। और आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री तेलंगाना पहुंचने वाले हैं रैली के लिए। तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 9 अप्रैल को आ सकती है, जबकि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट निकाल चुकी है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक कर रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 9 अप्रैल को होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली जा सकती है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर दूसरी पार्टियों से भी अच्छे नेता आएंगे तो उनको टिकट दिया जा सकता है। 9 तारीख तक हमारा भी सूची आ जाएगा, लेकिन सूची कब आता है इसका सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हम पूरा तोल मोल के हम अच्छे जो हमारा कैंडिडेट है, और अगर दूसरी पार्टी से अच्छे आदमी तो उनको भी मिल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए एनी लेवल किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो बहुत बार ये उदाहरण सहित हमारे सामने है। जैसे एसडीपीआई, पीएफआई के जो क्रिमिनल्स थे, वो सब क्रिमिनल केस 175 क्रिमिनल केसेस विथड्रॉ कर दिए थे सिद्धरामैया ने। ये क्या इससे आप क्या समझते हैं? कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यही एक उदाहरण है। इसीलिए सत्ता के लिए क्रिमिनल्स को भी देते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, सत्ता में रहने से होने वाला नुकसान, दूसरा भ्रष्टाचार पर लगातार उठ रहे सवाल। हालांकि शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी और गुरुवार को एके एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी को शामिल कराकर बीजेपी कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी कर्नाटक की सियासी लड़ाई आसान नहीं है। हम बहुत ही एक प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट और प्रो इनकम्बेंसी वेव देख रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि 60 साल के कांग्रेस जेडीएस के एक्सप्लॉयटेशन के बाद बीजेपी को इस बार एक क्लियर डिसाइसिव मेजॉरिटी मैंडेट मिले। तो मैं मानता हूं कि 150 सीट हम जीतेंगे। दक्षिण राज्यों के इकलौते सियासी गढ़ कर्नाटक को बचाने के लिए बीजेपी कई नई रणनीति पर विचार कर रही है। नई दिल्ली से कानन पात्रा और अखिलेश शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस रिकॉर्ड में जिस युवती की हत्या उसके पिता और भाई ने साल 2014 में वो कर चुके हैं, वो जिंदा होकर न सिर्फ अपने घर लौट आई है बल्कि उसने अपने पिता और भाई को जेल भेजने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। 13 जून 2014 को कंचनू के छिंदवाड़ा में अपने घर से लापता हो गई। 9 साल बाद वो घर लौटी है, शादी हो चुकी है, लेकिन सरकारी फाइलों में कंचन नहीं उसका भूत लौट कर आया है, क्योंकि कंचनू के मर चुकी है। पिता और भाई ने उसकी हत्या कर दी। भाई आज भी जेल में बंद है। पिता 1 महीने पहले ही जमानत पर छूटे हैं। ढूंढने लगे हम लोग, ढूंढे तो हमको नहीं मिली। हमने रिपोर्ट लिखाई, रिपोर्ट लिखाई, पुलिस आई यहाँ पर। पुलिस ने तहकीकात की कि बोले कहाँ गई तुम्हारी बच्ची? मैंने कहा हमको नहीं पता। बोले तुम्हारे रिश्तेदार में होगी? मैंने बोले नहीं है। फिर कहाँ है वो लड़की? जहाँ जहाँ रिश्तेदार वहाँ के फ़ोन नंबर मांग लिए, किसी किसी का फ़ोन नंबर दिए हम लोगों ने। खैर हमको पता ही नहीं लगा मरेगा न जिया क्या, तो हम क्या बताएंगे। तो उन्होंने ये मामला ठंडा कर दिया। कंचन की गुमशुदगी की जांच सिंगोड़ी थाने में हुई। पुलिस ने कंकाल को भी बरामद किया। 210 हड्डियों का पंचनामा बनाया। कहा ये कंचन की हड्डियां हैं। पिता भाई को आरोपी बनाया और हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सजा भी हो गई। परिजन कह रहे हैं कंकाल उसके रिश्तेदार के हैं। पूरी जगह उनके रिश्तेदारों के ही शव दफन है। कंचन शादी कर चुकी है, फिलहाल दूसरे जिले में रहती है। यहाँ बड़ी वहाँ गाड़ी थी, ओके खुदवा पुलिस वाले ने। अच्छा, लड़की की शव बता दिया है? जी जी। अच्छा, ये तो हमारे कुटुंब परिवार की कब्र है। हाँ, आसपास जितनी भी बीच है पूरा परिवार ही आपको खेत है। जी जी। आगर मालवा में रहने वाली कंचन के 2 बच्चे हैं। छिंदवाड़ा लौटकर सबसे पहले थाने गई ये बताने कि वो जिंदा हैं। जैसे ही आगर मालवा में पता लगा कि उनके पिता और भाई को उसकी हत्या के आरोप में जेल हुई है। मैं यहाँ से गुस्से में थोड़ा चल गई थी, थोड़ा हमारा हो गया था तो चल गई थी मैं यहाँ से। जिसके जाने के बाद मेरी उधर शादी भी हो गई। शादी होने के बाद मैं वहाँ चल गई। एक व्यक्ति भी आया, तेरी वजह से तेरे भाई पापा, तेरी जिया जी, मतलब सब वो तेरी वजह से वहाँ परेशान है, जेल में है तेरा भाई। जिसके बाद में मैं वहाँ से आ गई। यहाँ आके पूरा मामला मेरे को पता चल गया कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब पुलिस वाले ने उनसे इनको इतना टॉर्चर किया है कि मेरे भाई को मजबूर में उनको बोलना पड़ा कि हाँ मैंने मारा मेरी बहन। अब सवाल पुलिस की जांच पर है। डीएनए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। 2014 में थाना अमरवाड़ा में एक 363 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक बच्ची जो है 14 साल की, वो घर से गायब हो गई थी। 2021 में जो है तत्कालीन चौकी प्रभारी के द्वारा पूछताछ की गई, जिसमें जो है लड़की के भाई और लड़की के पिता ने जो है लड़की को मार करके जो है खेत में दफनाना स्वीकार किया था। जहाँ पे उन्होंने बताया वहाँ पे जो है कंकाल बरामद हुआ था। कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भिजवाया था, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। कोर्ट में मामला लंबित है, चालान हम पेश कर चुके हैं और इसमें पिता की जमानत हो गई है, बेटा जो है जेल में है। कल अचानक तथाकथित लड़की जो है वो अपने आप को वही लड़की बता रही है और उसका भी डीएनए जो है मिलान के लिए भिजवाएंगे और देखते हैं आगे जो जिस तरह से जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस की कहानी के मुताबिक सोनू ने अपने पिता के साथ लाठी से हमला कर बहन की हत्या कर दी थी और शव को घर के पास खेत में दफना दिया था। उसकी बरामदगी भी 2021 में पुलिस ने तमाम गवाहों के सामने दर्शा दी और पंचनामा भी बना दिया। युवती के भाई और पिता से अपराध भी कबूल करवा लिया। मेडिकल रिपोर्ट और तमाम शिनाख्ती दस्तावेज भी बना लिए। तहसीलदार डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। अदालत ने सजा भी सुना दी। वैसे तो इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गजब का काम किया। 4 ज्यादा यानी 210 हड्डियां ढूंढ निकाली। ये भी अपने आप में अजूबे से कम नहीं कि 7 साल बाद भी उसे सारी हड्डियां मिल गईं और कोर्ट ने भी इस तथ्य को अनदेखा किया। बहरहाल फिलहाल मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया है। इंतजार है न्याय के जिंदा होने का। छिंदवाड़ा से अपने सहयोगी विपिन और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।